मैं ड्राइंग रूम में बैठी माँ के साथ चाय पी रही थी। पास ही बैठी मेरी 11 साल की बेटी भाभी से पुराने एल्बम निकलवा कर हम सबके फ़ोटो देख रही थी और उन्हें अपने मोबाइल में स्टोर करती जा रही थी। तभी वर्मा आंटी आ गई। अच्छा हुआ दिव्या बेटा जो तू आ गई, मेरी पोती का नाम भी तो यही रखना है। क्यों नहीं चाची, मैं हंसते हुए बोली। फिर थोड़ी देर तक घर परिवार की बातें करके चाची जी मुझे अपने घर आने की दावत देकर चली गई। दोस्तों, मुझे यकीन है मेरी लिखी ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सिलसिला यादों का। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ साझा कर रही हूँ कहानी शगुन। चाची जी के जाते ही मेरी बेटी बड़ी उत्सुकता से बोली, मम्मा क्या सब बच्चों के नाम आप ही रखते हो? नहीं बेटा, सबके तो नहीं। हाँ, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके, या जिनके पेरेंट्स चाहते हैं मुझसे नाम रखवाना तो उनके। लेकिन नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, कोई भी रख दे। जो आंटी नानी आई थी वो तो कितनी बड़ी हैं, उन्हें नाम रखना भी नहीं आता क्या? हम सब हंस दिए उसकी मासूमियत पे, लेकिन माँ गंभीरता से समझाने लगी, बेटा नाम का असर इंसान के संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है और व्यक्तित्व से ही प्रभावित होता है उसका जीवन। अच्छा, लेकिन मम्मा आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा नाम किसे सूटेबल होगा? उसकी शक्ल और हरकतें देखकर, जैसे तुम। मैंने हंसते हुए बात खत्म करने की कोशिश की। तभी चंदन आ गया। लो, एक तो यही आ गया तुम्हारा रखा हुआ नाम। कितनी खुश हो जाती थी भाग्यश्री, उनके तीनों बच्चों के नाम भी तो तुमने कितने अच्छे रखे थे। माँ ने भाग्यश्री दी की बात छेड़ी तो मन में जैसे उथल पुथल सी मच गई। कैसे हो चंदन? मैंने पूछा तो आदतन बहुत धीरे से ठीक हूँ बोलकर मेरे पैर छूकर वहीं बैठ गया। बड़ा हो गया है चंदन, 5 फीट 8 इंच ऊंची हाइट, एक गहरा शरीर, गेहुआ रंग, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ, लेकिन प्रवृत्ति वही शांत, कम बोलना, धीरे से मुस्कुराना। मैं बताऊं दीदी, इस बार अगर आप नहीं आती ना तो मैं और भैया खुद लेने आने वाले थे आपको। चंदन बोला तो मैं चौंक गई उसके इस अंदाज पर। हूबहू अपनी माँ भाग्यश्री दी की कॉपी। वो भी बात करते समय कई बार बोलती थी, मैं बताऊं चाची, मैं बताऊं दिव्या। तब मैं और माँ खूब हंसते थे उनकी इस आदत पर। वो खुद भी खूब हंसती थी, बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल थी। रात को बिस्तर पर लेटे तो माँ ने फिर जिक्र छेड़ दिया चंदन की शादी का। देवोत्थान एकादशी का शुभ मुहूर्त में निश्चित किया गया था। माँ तो बात करते करते सो गई थी, लेकिन मेरा बेचैन मन यादों के घोड़े पर सवार अतीत के पगडंडियों पर होता हुआ बहुत पीछे चला गया था, करीब 20-21 साल पीछे। वो मेरा लॉ फाइनल ईयर था। छुट्टियों में घर आई थी। सर्दियों के दिन थे, रात को ट्रेन बहुत लेट पहुंची थी। पापा आ गए थे स्टेशन मुझे लेने। 12 बज गए थे घर पहुंचते पहुंचते। साल में एक बार 2 हफ्ते के लिए घर आने की खुशी चहकती हुई मैं ढेर सारी बातें करना चाह रही थी मम्मी पापा से, लेकिन सफर की थकान से आंखें बोझिल होने लगी थी। शायद 2-2:30 बजे तक सो गई थी मैं। फिर अचानक खटर पटर की आवाज़ से आंख खुल गई मेरी। पहली मंजिल पर बने अपने कमरे की खिड़की खोलकर सोने की आदत थी मेरी हमेशा से। खिड़की के बाहर का मंजर देखकर डर के मारे घिग्गी बन गई मेरी। पीछे लॉन में ढेर सारा धुआं, एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने बाल खोले घूम रही थी।
घबराहट से गला सूख गया मेरा। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बगल में सो रही माँ को आवाज़ देकर जगाया। मम्मी मम्मी, वो देखो क्या है। कहाँ, क्या है? वो देखो धुआं, कोई औरत है। मुझे लगा शायद लोग सच्ची कहते हैं, पहाड़ों के शांत वातावरण में अतृप्त आत्माएं मंडराती रहती हैं। कहीं सच में वो कोई आत्मा तो नहीं है? अरे वो भाग्यश्री है बेटा, अंगीठी चलाई होगी उसने। जल्दी खाना बनाना होता है ना उसे। माँ को नींद आ रही थी, मुझे लिपटा कर सुला लिया अपने पास। कौन भाग्यश्री मम्मी? और इतनी रात में खाना कौन बनाता है हमारे घर में? आप ही सो जा बेटा, बताती हूँ सुबह आराम से। सुबह मेरे जागने से पहले ही रेखा, कविता, मंजू सब आदम की थी। फिर तो दिन कब शुरू हुआ, कब शाम हो गई, कुछ होश नहीं। सबके अपने पिटारे बातों के, कुछ खास और कुछ बहुत ज्यादा खास। रात को 8 बजे तक सबको बाहर छोड़ने आई तो माँ भी मेरे साथ आ गई। पीछे लॉन की तरफ जाते हुए आवाज लगाई माँ ने। भाग्यश्री, क्या कर रही हो? आओ, तुम्हें अपनी बेटी से मिलवा दूं। कॉटेज का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी वो। आइए चाची जी, अंदर ही बैठते हैं। मैंने नमस्ते की तो बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। वो मेरे बिल्कुल नजदीक खड़ी थी। मैं रात की कल्पना से बिल्कुल अलग इस नए चेहरे को गौर से देख रही थी। मुश्किल से 30-32 साल की उम्र, सूना माथा, सूनी मांग, हल्के रंग की साड़ी पहने, सलीकेदार और खुशमिजाज सी लगी वो मुझे। तभी वो बोली, मैं बताऊं चाची, सुबह पानी का भगोना गिर गया था मेरे हाथ से। मुझे बहुत बुरा लगा, कहीं आप लोगों की नींद ना खराब हो जाए। और फिर माँ ने हंसते हुए सारा वाकया सुना दिया भाग्यश्री दी को। माँ भी ना, क्या सोचेंगी वो, इतनी बड़ी डरपोक है इनकी बेटी। मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बैठो दिव्या, अदरक वाली चाय बना के पिलाती हूँ, बहुत पसंद है ना तुम्हें? चाची जी अक्सर बताती हैं। मैं और माँ जमीन पर बिछे गद्दे पर बैठ गए। दीदी चाय बनाने लगी, मैं कॉटेज में नजरें घुमाने लगी। एक कोने में पुरानी साफ चादर से ढके 2 छोटे छोटे संदूक या शायद अटैची। दीवार में बनी 3 खाने की अलमारी में 2 छोटे स्कूल बैग, कॉपी किताबें, बच्चों की यूनिफॉर्म, 2-4 छोटे छोटे कपड़े और ज़रूरत भर का सामान। खूंटी पर हैंगर में 1-2 साड़ी और 1 हैंडबैग। खाने पीने का सामान रसोई में। जमीन पर 2 गद्दे बिछे थे, एक पर मैं और मम्मी बैठे थे, दूसरे पर छोटा सा बच्चा सो रहा था, शायद 1.5-2 साल का। और तभी रजाई के अंदर से 2 छोटी बच्चियों के चेहरे चमके। अरे गुड़िया, बिट्टो, जाग रही हो अभी तक? मम्मी ने प्यार से पूछा तो जल्दी से उठकर बैठ गई दोनों। नमस्ते दीदी, नमस्ते दादी आंटी। हाउ स्वीट, कितनी प्यारी हैं दीदी आपकी बेटियां। मैं खुश हो गई बच्चों को देखकर। मुझे बहुत शौक है छोटे बच्चों के साथ बातें करने का। आओ मेरे पास आओ। मैंने दोनों को बुलाया तो छोटी बिट्टो तो आ गई, लेकिन बड़ी गुड़िया ठिठक कर रह गई। मैंने देखा इतने ठंडे मौसम में नाम मात्र को कपड़े पहनी थी वो बच्ची। अरे तुमने वुलन्स क्यों नहीं पहने, सर्दी लग जाएगी। कुछ नहीं बोली दोनों। दीदी चाय ले आई थी। तभी बिट्टो बोली, दीदी गोलू ने ना आपको भी नमस्ते नहीं किया ना, वो सुबह करेगा, अभी सो गया है, छोटा है ना अभी। कितनी प्यारी और मासूमियत भरी बातें। मैं खूब हंसी। 5-6 साल की बिट्टो, गोल मटोल, घुंघराले बाल, और गुड़िया यही कोई 9-10 साल की, पतली गोरी चमकीली आंखें,
सचमुच बारबी डॉल जैसी। मैंने ट्राउजर की जेब से चॉकलेट दी दोनों को तो अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। जब दीदी ने कहा ले लो ये दीदी है तुम्हारी, तभी हाथ आगे बढ़ाया बच्चों ने। अच्छा लगा था मुझे। अपने कमरे में आकर बताया माँ ने, भाग्यश्री तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी है, गांव में रहते हैं वो लोग। अभी लड़की 20 की भी नहीं होने पाई थी कि शादी कर दी भैया ने। कम उम्र में 2 बच्चियों की माँ भी बन गई। पति को टाइफाइड हो गया था। 3-4 महीने अस्पताल में इलाज कराया। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की, कई अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन जान नहीं बचा सके। उसका जमा किया हुआ सारा पैसा भी खर्च हो गया था। किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर था वो। और अपने बेटे की मौत के बाद ससुराल वालों ने तो हद ही कर दी। घर में कदम तक नहीं रखने दिया। मनहूस अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया, दोनों बच्चियों के साथ। उस समय प्रेग्नेंट थी भाग्यश्री। सास ससुर तो है नहीं, और पति के भाई नहीं चाहते होंगे मकान का हिस्सा देना। और फिर बेटा 3-3 बच्चों का खर्चा कौन उठाता। मैं और तेरे पापा गांव गए थे उन लोगों को समझाने, लेकिन इसकी हालत देखकर मैं तुरंत इसे यहीं ले आई। भाग्यश्री की माँ और बाबूजी भी साथ आ गए थे। गांव में ना डॉक्टर समय से पहुंचते हैं और ना कोई सुविधा है। डिप्रेशन जैसी स्थिति में थी उस समय ये। इतना बड़ा दुख आसान नहीं होता ना खुद को संभाल पाना। 1 महीने बाद बेटा पैदा हुआ था। कुछ दिन बाद भाग्यश्री के माँ बाबूजी बड़ी खुशी से इन सबको लेकर गांव चले गए थे। लेकिन 4-6 महीनों में ही बहू बेटों ने ताने उलाने देना शुरू कर दिया। दिन भर घर के कामकाज में जुटी रहती भाग्यश्री, लेकिन भाभियों की नजरों में खटकती ही रहती। बच्चों की देखभाल और पढ़ाई होना तो दूर की बात, पेट भर रोटी खाने और सर छुपाने की जगह को जद्दोजहद करती, सबकी झिड़कियां सुनती भाग्यश्री बहुत ही दयनीय हालत में थी। पैसों की तंगी, रोज का कलेश और जवान विधवा बेटी की दुर्दशा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई भाग्यश्री की माँ। एक रात सीने में बहुत तेज दर्द उठा और जब तक कुछ करते, डॉक्टर के पास लेकर जाते, उन्होंने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। हार्ट फेलियर हुआ था। माँ के इस तरह अचानक चले जाने से उसके बाबूजी भी टूट गए थे। अपने बुढ़ापे और अपने दुख से ज्यादा चिंता तो उन्हें भाग्यश्री और उसके बच्चों की खाई जा रही थी। चाची जी मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो, 4 घर चौका बर्तन करके किसी भी तरह मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरी वजह से दिन रात सबकी बातें सुननी पड़ती है मेरे बाबूजी को। मैं सचमुच अभागी हूँ। पहले पति और माँ ने भी दामन छुड़ा लिया। फूट फूट कर रो रही थी भाग्यश्री। तब हम लोग इन्हें यहीं ले आए। 6-7 महीने हो गए। बहुत मेहनती लड़की है और बड़ी स्वाभिमानी भी। मैंने कहा भी था ऊपर का कमरा खाली है, वहीं रह लो, लेकिन बोली चाची जी छोटे बच्चे हैं, गिरगिरा जाएंगे, मैं नीचे कॉटेज में ही रह लूंगी आराम से। मैं वो चक्की सी दिल थामे माँ की बातें सुन रही थी। एक साथ इतनी तकलीफें, कितनी बेरहम है ये दुनिया। अरे किस काम के ये नाते रिश्ते जब बुरे वक्त में हमें सहारा ही न दे सकें। मेरी दोस्ती होने लगी थी भाग्यश्री दी से। उस दिन शनिवार था। मैं शाम को 7 बजे से ही उनका इंतजार कर रही थी कॉटेज में। यूं भी बच्चों के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता था। मैं देख रही थी 9-10 साल की छोटी सी गुड़िया खुद भी पढ़ती, बिट्टो को पढ़ाती और नन्हे गोलू को भी संभालती। छोटी सी बिट्टो भी कमरे को साफ रखने में मदद करती। जिम्मेदारियों ने शायद समय से पहले ही गंभीरता सिखा दी थी बच्चों को। तभी भाग्यश्री दी आ गई। अरे दिव्या तुम यहाँ बैठी हो? हाँ दी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
सुबह से शाम तक 10 बार पूछती हूँ माँ से, दीदी आई? लेकिन आपको तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। मैंने शिकायत की तो जोर से हंसने लगी वो। हाँ भाई, आखिर इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। अपनी गरीबी और मजबूरी का जब बड़ी जिंदा दिली से मखौल उड़ा लेती थी। उनके कहने के अंदाज पर हंसी तो मुझे भी आई, लेकिन दिल में कुछ चुभा भी बहुत तेज, और मेरे दिमाग की जिद और मजबूत हो गई। इसीलिए बैठी हुई है 1 घंटे से। कल तो संडे है, फ्री हो ना आप? मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है आपसे। अरे बिट्टो, दीदी की गोद में मत चढ़ के बैठा कर, उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। गुड़िया हमें चाय बना के देने आई तो बिट्टो को भी डांट गई। कोई बात नहीं है, उनकी मम्मी रात में धो देंगी जैसे हमारी मम्मी धो देती है। दीदी आप ना रात में रजाई ओढ़ के बैठ जाना, और सुबह तक कपड़े सूख जाएंगे, फिर से पहन लेना। ओफो, उस मासूम की बातों से मेरी समझ में आया कैसे ये बच्चे एक जोड़ी कपड़े में गुजारा कर रहे हैं। दीदी की आंखों में नमी तैर गई, नजरें झुका ली थी उन्होंने। मैंने बात बदली। दीदी, बिट्टो और गुड़िया का नाम क्या रखा है आपने? मेरा मतलब स्कूल में इनके नाम। जिंदगी इतनी गुमनाम सी है कि नाम रखने का कोई ख्याल ही नहीं आया। सुनी आंखों से शून्य में निहारती वो बोली, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, दिव्या तुम ही रख दो इन बच्चों के नाम। और मैं तो जैसे इसी इंतजार में बैठी थी। ओके, तो भोला भाला शांत सा गोलू, चंदन ठीक रहेगा ना दीदी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। और मेरी शैतान परी का नाम रखेंगे हम चंचल। मैंने बिट्टो को गोद में बिठाते हुए कहा तो गुड़िया बोली, और दीदी मेरा? अरे तुम तो हो ही बहुत खूबसूरत, सोने की परी सी, कंचन। मम्मी पापा भाग्यश्री दी सबको बहुत पसंद आए थे ये नाम। बच्चियां तो बार बार कंचन दीदी, हाँ चंचल, बोलो चंचल कहकर खूब खुश हो रही थी। दूसरे दिन यानी रविवार को मैं और दीदी मेरे कमरे में ही बैठकर बातें करने लगे। यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होता ना। हाँ बता दिव्या, क्या खास बात है? दी, इस तरह कैसे बच्चों की परवरिश कर पाओगी? अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, मैंने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा। तुम देख तो रही हो दिव्या, रात के 3 बजे ही जाग जाती हूँ ताकि दिन भर घर के काम खाना वगैरह सब समय से मिल जाए बच्चों को। वही रोटी सब्जी मेरा और बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ होता है। 5 बजे आश्रम की सफाई करने जाती हूँ, 700 रुपये मिल जाते हैं महीने के। फिर बच्चों को लेकर स्कूल चली जाती हूँ, 1000 रुपये वहाँ मिलता है। दोनों बच्चियों की फीस भी नहीं देनी पड़ती अलग से। और फिर 12 बजे से 7 बजे तक साड़ी की दुकान में काम कर लेती हूँ, 2000 रुपये वहाँ भी मिल जाते हैं। चाचा जी की मदद से इज्जत से खुशी से जी तो रहे हैं मैं और मेरे बच्चे, वरना परिवार ने तो दर दर का भिखारी बना ही दिया था। चाची जी ने ये अरे घर ना देती तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती अपने बच्चों के साथ। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा कर लाई हूं मैं। दी रोने लगी थी फूट फूट कर। पहली बार इस तरह रोते हुए देखा था मैंने उन्हें। उनका सर अपने कंधे पर रखकर चुप कराने की कोशिश करती रही मैं। जानती हूँ दीदी, देख रही हूँ मैं कितनी मेहनत करती हो, लेकिन इस तरह बहुत मुश्किल है गुजारा करना। कल बच्चे बड़े होंगे, खर्चे और बढ़ेंगे। दीदी सवालिया नजरों से मुझे देख रही थी। दी आप चिंता ना करो, हर रात के बाद सवेरा होता है। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है, आपका वक्त भी बदलेगा। अरे जब 18 घंटे मेहनत ही करनी है तो क्यों ना अपना कोई काम शुरू किया जाए।
और फिर पूरी प्लानिंग के साथ हमने एक हफ्ते बाद ही भाग्यश्री की रसोई का उद्घाटन किया। दीदी की मेहनत और हम सबकी मदद से काम खूब अच्छा चल निकला था। समय के साथ मेरी भी व्यस्तताएं बढ़ गई थीं। मेरा जॉब, फिर शादी, मैं दिल्ली में सेटल हो गई और दीदी अब अपने बच्चों के साथ दुकान के ऊपर वाले पोर्शन में ही रहने लगी थी। बाकायदा किराया जमा करती थी मकान और दुकान का। जिंदगी के 17-18 बरस पानी में तैरती मछली की तरह सहजता से गुजरते गए। कंचन ने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया था। उसकी जॉब लगने के बाद शादी भी हो गई थी। कभी भी दीदी के बारे में सोचती तो लगता जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। जैसे फिल्मों के अंत में सब अच्छा हो जाता है, अब दीदी की जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो गया था। बहुत खुश थी वो अपने बच्चों के साथ। अक्सर कहती, आखिर भाग्यश्री का भाग्य चमका ही दिया आप लोगों ने। लोग भी उन्हें भाग्यवान कहने लगे थे, लेकिन हम लोग जानते थे ये उनकी बेइंतहा मेहनत का नतीजा था। और फिर जैसे खुद की नजर लग गई उनके परिवार को। चंचल के कॉलेज का आखिरी साल था। पिकनिक पर गई थी। स्टूडेंट से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे ने चंचल को छीन लिया हमसे। 3 स्टूडेंट्स और एक टीचर की जान चली गई थी। मेरे लिए ये बहुत जबरदस्त झटका था। जब मैं ही नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी तो दीदी तो उसकी माँ है। मैं गई थी दीदी से मिलने। लगा था वक्त के साथ जख्म भर जाएंगे, लेकिन कंचन तो जैसे हंसना बोलना ही भूल गई थी। हमेशा गुमसुम रहती। चंदन वैसे भी शांत भूला भला था। दी ने फिर से काम संभालना शुरू कर दिया था। पैसा आने लगा था तो दूर का कोई रिश्तेदार, उनकी मौसी का लड़का रमेश, उनके साथ ही रहने लगा था। दी को भी लगा चलो घर का लड़का है, कुछ काम में हाथ बटाएगा, इसे भी सहारा मिलेगा। लेकिन अभी 1.5 साल भी न बीता था कि वो अक्सर पैसों को लेके झगड़ा शुरू कर देता। एक दिन बहस बहुत बढ़ गई और उसने दी को धक्का मार दिया। संतुलन बिगड़ गया दी का और वो खुद को संभाल न सकी। सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे चली गई। सिर फट गया था उनका। रमेश तो भाग गया और भाग्यश्री दी चली गई हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर। उस दिन फोन पर भैया ने जब ये मनहूस खबर दी तो लगा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो कान के पास। मैं उस समय सिंगापुर में थी। वापस आकर दी के बच्चों के पास जाने का प्लान कर ही रही थी कि 1 महीने में ही दूसरी मनहूस खबर ने मुझे झिझोड़ कर रख दिया। क्या थी, सच कहती थी। उनके साथ कोई शुभ शगुन हो ही नहीं सकता। अरे ऐसे तो कोई खिलौने बनाने वाला भी अपने खराब हुए खिलौनों को नहीं तोड़ता। फिर ईश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। दी की बड़ी बेटी कंचन को ब्रेन हेमरेज हो गया और चंदन बिल्कुल अकेला रह गया इस भरी दुनिया में। एक एक जोड़ी कपड़े, रूखी सूखी रोटी खाकर दिन रात मेहनत करके समाज में अपनी इज्जत बनाए रखी उन्होंने। बच्चों को अच्छी तरह पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। तमाम दुख तकलीफों में भी कभी किसी के सामने रोई नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारी। फिर क्यों, किस बात की सजा दी ईश्वर ने उन्हें। अरे अब तो उनके खुशियों के दिन थे। रोते रोते हिचकियां बन गई मेरी। मम्मी जाग गई मेरी आवाज सुनकर। अरे क्या हुआ दिव्या बेटा, रो क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ मेरे सर पर हाथ फेरने लगी और मैं खिड़की से पीछे लॉन में खाली पड़ी कॉटेज को देख रही थी। माँ, भाग्यश्री दी चौका बर्तन करती गरीबी बनी रहती तो शायद आज वो और उनका परिवार जिंदा तो रहता ना। नहीं बेटा, इंसान कर्मों से अपना जीवन तो संवार सकता है, लेकिन जिंदगी और मौत पर हमारा अधिकार नहीं है।
सचमुच दुखों की इंतहा थी भाग्यश्री दी के जीवन में, और अब एक एक करके सभी अपनों के छोड़ चले जाने का दर्द शांत गंभीर चंदन अपने सीने में जज्ब किए जा रहा था, वास्तविक चंदन की तरह। आज चंदन की सगाई थी। विशेष तौर पे इसी कार्यक्रम के लिए बुलवाया था चंदन ने मुझे जिद करके। बहुत प्यारी सी है चंदन की होने वाली पत्नी शगुन। माँ ने बताया बड़ा शुभ शगुन हुआ है सगाई के साथ साथ चंदन ने 3 साल से बंद पड़ा अपना बिजनेस भाग्यश्री की रसोई फिर से शुरू किया था। सचमुच विधि के विधान को समझना हम इंसानों के लिए आसान नहीं है। विधाता ने भाग्यश्री दी की मेहनत से बसे इस घर को खुशियों से संवारने के लिए ही चंदन का गठबंधन करा दिया शगुन से। दोस्तों, मेरे दिल के बहुत करीब है ये कहानी शगुन। दरअसल मैं भी कहीं हूँ इस कहानी में। मैं निशा भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।